जय हिंद साथियों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज ये हिंदू में न्यूज़ है कि एफडीआई जो है वो करीब 20% जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से जो है रुपीस पे काफ़ी वेट पड़ा है। तो चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा सा समझें। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि हमने जो है 2020 के सेकंड हाफ में जो है एफडीआई का इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन 2021 यानी कि जो अभी जो साल चल रहा है उसके जो फर्स्ट हाफ में जो है, ठीक है, फर्स्ट हाफ जो कैलेंडर ईयर जो है उसमें देखिए आपको पता होगा कि 2 ईयर होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, ये जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आपका जो है 31 मार्च तक चलता है, राइट। तो ये 2 ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कैलेंडर ईयर है जो 2021 का जो है उसमें एफडीआई का इनफ्लो जो है क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है जी। नेट एफडीआई इनफ्लो जो है वो कम हो गया है। इसके कारण जो है मतलब क्या हुआ है कि जो रुपीस जो है उसकी वैल्यू जो है क्या हो रही है, गिर रही है, राइट। हमारे कौन कौन से सेक्टर में जो है हमें अच्छे से एफडीआई आ रहा है, किस पे जो है कम एफडीआई आ रहा है, राइट। तो इसके बारे में जो है ये न्यूज़ है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि एफडीआई जो है एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल जो किसी एक देश की जो होती है वो अगर दूसरे देश के किसी कंपनी के, ठीक है, को खरीदती है या उसके ऑनरशिप में स्टेक लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक कंट्री जो है, जैसे मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये इंडिया में आके अपना पैसा लगा रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ये सपोज करो अफ्रीका से कोई आके जो है इंडिया में पैसा लगा रहा है तो ये भी आपका क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। या जापान से कोई आके जो इंडिया में पैसा लगा रहा है तो ये भी क्या है, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि मोटा मोटी जो है 2 तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म एफडीआई है। दूसरा क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एफआईआई है, राइट। तो अब जरा देखें कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एफडीआई और एफआईआई के बीच में। तो जो एफडीआई जो होता है उसमें क्या होता है कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है, जब वो इन्वेस्टमेंट होती है तो कैपिटल के रूप में होती है, ठीक है, तो वो काफ़ी कैपिटल आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, यूएसए जो है अगर इंडिया में क्या कर रहा है, एफडीआई लेकर आ रहा है तो वो क्या करेगा कि काफ़ी सारा कैपिटल लेकर आएगा, टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, ये सारी चीज़ें लेकर आएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एफडीआई। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ एफआईआई की, ठीक है, तो जो यूएसए जो है वो इंडिया में जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो क्या करेगा कि इंडिया के किसी कंपनी के जो है स्टॉक मार्केट से जो है उनके शेयर जो है, इक्विटी जो है वो परचेज करेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी डिफरेंस है एफडीआई और एफआईआई के बीच में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं कि एफडीआई और एफआईआई के बीच में क्या डिफरेंस है। जरा देखिए जरा प्लीज। तो जो एफडीआई है वो क्या है, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, अभी बताया था कि यहां पर क्या हो रहा है कि हम जो है कैपिटल लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, कैपिटल लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, उस कैपिटल के साथ टेक्नोलॉजी भी आएगी, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो है मान लीजिए कि पेप्सी है, तो पेप्सी अगर इंडिया में आती है, ठीक है, एंड वो अपने पूरे फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है, राइट, यहाँ पर जो है सबको जॉब देती है, राइट, तो ये क्या है, एफडीआई हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका एफआईआई। ये क्या होता है, इट्स जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें क्या है कि उसे कोई कंपनी नहीं खोलनी है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके ही शेयर परचेज करते हैं, ठीक है। तो शेयर अगर आपने परचेज किए हैं तो आपका भी शेयर बेच के वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका शॉर्ट टर्म है। एफडीआई क्या है, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट जो है ये फिजिकल एसेट्स में करते हैं। अब कोई कंपनी दूसरे कंट्री में आएगी, अगर किसी एक जैसे यूएसए का आपको बताया कि अगर पेप्सी जो है वो इंडिया में आती है तो वो क्या करेगी, यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, जमीन मतलब परचेज करेगी, चाहे लीज पे लेगी, जैसे भी लेगी, ठीक है, पूरी फैक्ट्री यहाँ पे खड़ा करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फिजिकल एसेट है, राइट। लेकिन दूसरा क्या है, आपका फाइनेंशियल एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करती है। जब किसी का आप शेयर परचेज कर रहे हो, एफआई जो है क्या, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें शेयर परचेज करते हैं, तभी शॉर्ट टर्म है, तो इसीलिए इसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करते हैं, जिसलिए उसको कभी भी बेच के जा सकते हैं, ठीक है। एफडीआई में क्या है आपका कि एम टू इंक्रीज एंटरप्राइज कैपेसिटी टू प्रोडक्टिविटी और चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। कि इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है, या तो ऑलरेडी कोई मतलब कि कंपनी हो उसको परचेज कर लेंगे, तो अगर ऐसा करेंगे तो मैनेजमेंट कंट्रोल जो है चेंज हो जाएगा,
ठीक है। या मतलब कि अगर उसको परचेज किया है, ठीक है, मान लीजिए कि पहले जो है कैंपा यहाँ पर जो है हमारी कंपनी होती थी इंडिया की जो है, उसको मान लो कि जी कोका कोला ने खरीद लिया। तो अब अगर जो है कोका कोला जब उसको परचेज करेगा, ठीक है, तो उसकी पूरी कैपेसिटी चेंज कर देगा, प्रोडक्टिविटी चेंज कर देगा, मैनेजमेंट कंट्रोल सब चेंज कर देगा। तो ये भी एफडीआई है आपका, ध्यान दें इसको। लेकिन यहां पर क्या होता है एफआईआई में जो है, उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि भाई कि उस कंट्री के पास जो है जो भी फाइनेंशियल हैं, ठीक है, कैपिटल जो है उसको बढ़ाया जाए, ताकि कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी जो है उसको इन्वेस्ट करेगी, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका कि जो एफडीआई है इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, ठीक है जी, राइट। इसमें हम क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, उसको नए मार्केट्स मिलते हैं, उसको मैनेजमेंट इनपुट्स मिलता है, ठीक है। तो ये सारी जो है एफडीआई में होता है। लेकिन जब मैं बात करूं एफआईआई की, तो यहां पर तो सिर्फ कैपिटल आती है। बार बार देखें यहाँ पे कैपिटल कैपिटल फाइनेंस कैपिटल, यही चीजें एफआईआई में आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब जब यहां पर आप आके जो है पूरी कंपनी या तो न्यू स्टैब्लिश कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपकी एंट्री और एग्जिट जो है, ठीक है, वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कंपनी को खरीदना और बेचना जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप यहां से देखें तभी ये लॉन्ग टर्म आपको बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन जो शेयर अगर आपने किसी के इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया, आप कभी भी परचेज कर सकते हैं, कभी भी उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एफडीआई और एफआईआई के बीच का जो डिफरेंस है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे एक बात बता दूं आप लोगों को, यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। आगे देखें तो एफडीआई जो है वो क्या करता है, आपका फ्लोज इनटू द प्राइमरी मार्केट, ठीक है। क्या मतलब है प्राइमरी मार्केट का, तो मार्केट दो तरह के होते हैं, ठीक है। जब किसी का मतलब कि जब मतलब कि शेयर जो है पहली बार आता है उसको हम आईपीओ बोलते हैं, ठीक है, तो उसे हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जब वो शेयर बार बार मतलब कि खरीद बेच होती रहती है, उससे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है जी। तो एफआईआई कहाँ पर होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। और जो एफडीआई जो होता है वो कहाँ होता है, प्राइमरी मार्केट में होता है, ध्यान देना। तो जब फ्रेश जो शेयर जो पहली बार जो आ रहा है वो क्या है, आपका प्राइमरी है, और वही शेयर जब बार बार बिकता है खरीदता जाता है तो वो क्या है, सेकेंडरी है, ध्यान रखना, ठीक है। एफडीआई में क्या होता है कि जिसने कंपनी ने या मतलब कि एफडीआई किया तो उसे कंपनी के क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन एफआईआई में क्या है कि उसे प्रॉफिट नहीं मिलता, उसे क्या मिलता है, कैपिटल गेन्स मिलता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो कैपिटल गेन मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। और आगे बढ़े तो इसमें क्या होता है, स्पेकुलेटिव स्पेकुलेशन नहीं होता, क्योंकि आपने कंपनी स्टैब्लिश की है, अब आपको लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा। तो मतलब कि मार्केट में क्या हवा चल रही नहीं चल रही उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एफआईआई जो है ये स्पेकुलेशन, ये जो है मतलब कि मार्केट में क्या हवा चल रही है उसके बेस पर होता है। अगर किसी के बारे में कोई मान लो कि कोई न्यूज़ आएगी जी इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फटाफट उसके जो है शेयर बिकने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर और आगे बढ़े तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि एफडीआई से जो है एम्प्लॉयमेंट और वेजेस पे फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे कोई नई फैक्ट्री आएगी, नया यूनिट स्टैब्लिश होगा तो लोगों को जॉब मिलेगा, और अगर एफडीआई जाएगी तो फिर वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो लोगों की जॉब जाएगी, ठीक है। लाइक एफआईआई में जो है एम्प्लॉयमेंट और वेजेस पर जो है कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़, इनडायरेक्ट पड़ सकता है। कहोगे सर कैसे, देखिए अब अगर मान लो कि एफआईआई के थ्रू किसी कंपनी को पैसा आया तो वो आगे जो है उसको इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इनडायरेक्टली आपका क्या हुआ, जॉब्स पे जो है फर्क पड़ा। लेकिन डायरेक्टली नहीं पड़ा कि आज अगर आप किसी के शेयर आप परचेज कर लेते हैं किसी कंपनी के, तो वो कल ही जाकर जो है नए लोगों को रिक्रूट नहीं कर लेगी, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि यहाँ पर जो है मतलब मैनेजमेंट के इंटरेस्ट से वो जुड़े होते हैं एफडीआई जो है, ठीक है। और यहाँ पर इनका मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है, तो कोई फर्क खास नहीं है, ठीक है जी। एनीवे तो एफडीआई और एफआईआई आपको समझ में आ गया। अब हम बात करें ओईसीडी। ओईसीडी क्या है आपका, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसके बारे में जो है और ज़्यादा स्टडी करें, ठीक है। अब बात करें ओईसीडी का, मैंने क्यों मतलब कि डेफिनेशन की बात की, क्योंकि ओईसीडी ने जो एफडीआई की डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने बात की है कि भाई चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है एफडीआई के थ्रू जो है आपको तब माना जाएगा जब आपके पास क्या हो, कम से कम उसकी 10% ओनरशिप, 10% आपके पास वोटिंग राइट हो, तभी एफडीआई माना जाएगा। और यूपीएससी जो है ये इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देगा, तो इसलिए 10% का ध्यान रखें। यूपीएससी क्या कहेगा, नहीं 50%, लोगों को लगेगा कि हाँ 50% होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्या सही है, वो है आपका 10%, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। एफडीआई किस किन मेथड से आती है, या तो हम जो है क्या करें, मर्जर कर दें, दो कंपनी है, ठीक है, उनका मर्जर हो जाए, ठीक है, तो वो भी एक एफडीआई में उसमें आ जाती है। या आप जो है जाकर किसी एक कंपनी को पूरा का पूरा एक्वायर कर लें,
ठीक है, या फिर जॉइंट वेंचर हो जाए, ठीक है, कि दो लोग मिलकर काम करें, ठीक है जी, या फिर पूरा ही कंपनी को परचेज कर लें, या उसके शेयर परचेज कर लें, या दो लोग मिलकर काम करें, ठीक है। तो ये वो तरीके हैं एफडीआई के, और यूपीएससी कोई भी आपसे जो है पूछ सकता है कि इसमें से कौन कौन सा जो है एफडीआई में आता है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ये सभी जो है आपके आते हैं। अब टाइप्स ऑफ एफडीआई कितने, ठीक है, तो उसमें अलग अलग है, एक आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, प्लेटफॉर्म और आपका जो है कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। तो जरा इसको देखें क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल की। किसकी बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल को समझने के लिए ऐसे समझे कि जैसे कि एक कंट्री जो है ए देश में काम कर रही है, फिर वो जाकर बी देश में भी जाकर वो काम करने लग जाती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है ना, ऐसा, ठीक है। तो पहले वो मान लो यहाँ पर काम कर रही थी, अब जाके यहाँ काम कर रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है जी। तो अ बिजनेस एक्सपेंड इट्स डोमेस्टिक ऑपरेशन टू अ फॉरेन कंट्री। एग्जांपल के लिए मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड के जो आउटलेट्स थे पहले यूएस में होते थे, अब जाके उसने कहाँ खोल दिए? उसने इंडिया में खोल दिए। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एफडीआई। फिर दूसरा क्या होता है? वर्टिकल। इसमें क्या होता है? इसमें वो क्या करते हैं कि अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाते हैं। क्योंकि सर सप्लाई चेन से क्या मतलब है, ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे इसने एग्जांपल भी दिया कि भाई मैकडोनाल्ड जो है, ठीक है, वो अपने जो मतलब कि उसको काफ़ी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो बड़े सारे जो स्केल पे जो फार्म जो हैं वो पड़ोस के कनाडा में जो है परचेज कर ले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन के लिए। क्योंकि देखो, काम अभी भी ये कहाँ कर रहे हैं, सपोज करो, मतलब कि मैकडोनाल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो अमेरिका में कर रहा है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में काम करने के लिए उसको जो रॉ मटेरियल है वो कनाडा से मंगा रहा है, ठीक है। लेकिन तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल कहलाएगा। इससे पहले क्या था? आपका हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, पहले वो अमेरिका में काम कर रहा था, फिर जाके वो अगले देश में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल हो गया। और आप सेम कंट्री में लेकिन अपनी सप्लाई चेन कहीं और आपने कर दिया, इसे क्या बोलेंगे? वर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। थर्ड आपका उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या? वो है कि आप क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। कि जब आप एफडीआई जिस कंट्री में आप कर रहे हैं वहां पर उसको प्लेटफॉर्म के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। क्या है कि आपने मतलब कि कहीं गए, वहां से सामान लिया, वहां पे मतलब कि प्रोडक्शन किया, लेकिन वहां बेचा नहीं, बेचा कि आपने किसी और कंट्री में जाकर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो एक तरह से जो है ये जो प्लेटफॉर्म जो है आपका 3 कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, ठीक है, वो ब्रिटेन में जाकर जो है या भारत में जाकर जो है काम करती है, ठीक है, और चाइना में जाके एक्सपोर्ट कर देती है। क्लियर है कि नहीं? जो भी उसने काम वहां पे प्रोडक्शन किया वो जाके चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्लेटफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है आपका? वो है आपका कॉन्ग्लोमेरेट। इसमें क्या होता है? इसमें यह है कि मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कंपनी जो है, इसमें एग्जांपल दे रखा है कि वर्जिन ग्रुप है, या आपकी जो है मतलब कि किस एयरलाइन कंपनी है, ठीक है। अब ये जो है क्या करे कि यूनाइटेड किंगडम में जाकर, यूके में जाकर जो है, ठीक है, सॉरी, यूके की तो कंपनी है ये, तो कंपनी है वर्जिन ग्रुप आपकी, ठीक है, कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम की है, राइट। और ये फ्रांस में जाके क्लोथिंग लाइन परचेज कर ले, ठीक है जी। तो कंपनी यूके की है, जिसका काम क्या है? एयरलाइंस वाला, लेकिन वो फ्रांस में जाकर जो है कपड़े बनाने की लाइन परचेज कर ले, बिल्कुल डिफरेंट। तो इसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्लोमेरेट बोलेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनरली जो है हम जो सुनते हैं वो सुनते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए, और आपका जो है प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। अब एफडीआई से रिलेटेड 2 बातें और आ जाती हैं। वो क्या आ जाती हैं? एक है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और एक है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसीलिए इसको ग्रीन में रखा है, इसको ब्राउन में रखा है, आपको थोड़ा सा पिक्चर मेमोरी के हिसाब से। तो जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या होता है कि पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। वहां पे जाएंगे, जैसे पेप्सी जो है वो अगर इंडिया में आती है, नई फैक्ट्री लगाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर पेप्सी आया या कोको कोला आता है इंडिया में, और वो यहाँ क्या जो लोकल कंपनी, सपोज करो कैंपा, ठीक है, उसको परचेज करके उसको रीडेवलप करती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो जब आप बिल्कुल स्क्रैच से कोई काम करते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। जब वहां पर ऑलरेडी कोई कंपनी है, ठीक है, उसको परचेज कर जो है आप उसमें काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको टाइम कम लगता है, ठीक है। जब शुरू से सारा काम करेंगे तो कॉस्टली ज्यादा होगा। जहां पे ऑलरेडी है और वहां पर आप काम करेंगे तो आपका कॉस्ट कम लगेगा। समझे नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? जो आप बिल्कुल जीरो से काम करेंगे वो कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, रिस्क इन्वॉल्व है तो ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन वो ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है ना, उसके पास मार्केट है, उसके सब कुछ है, सप्लाई लाइन है, सब कुछ लोग उसको जानते हैं, ब्रांड वैल्यू है, बस आपको जाकर उसको और अच्छे से चलाना है, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो ये डिफरेंस है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और आपका जो है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में।
देखिए यूपीएससी ने अभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसको जरा ध्यान रखें। अक्सर न्यूज़पेपर में आपके सामने ये वर्ड आ जाते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको दिक्कत ना आए, इसी बात को ध्यान में रखकर जो है हमने ये दोनों टर्म दिए हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के दो रूट होते हैं, जरा ध्यान दें आप। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, वो क्या, इसमें क्या है कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत, ठीक है, नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। भाई गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप जो है क्या कर सकते हैं कि मान लो कि 70% तक जो है या 100% जो है सपोज करो, ठीक है, ये क्या हो गया, एफडीआई के लिए फ्री हो गया, तो कोई भी आए अपना इन्वेस्टमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आपका गवर्नमेंट रूट, ठीक है, तो एक ऑटोमेटिक रूट जिसमें गवर्नमेंट की क्या इसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और एक है गवर्नमेंट रूट, जब नाम ही है गवर्नमेंट रूट तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होगी, क्लियर है। तो ये ध्यान रखें, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट। एफडीआई के फायदे क्या है, नुकसान क्या? देखिए फायदे नुकसान की अगर मैं बात करूं तो मतलब एक बुक लिखी जा सकती है, ठीक है, लेकिन अगर मोटा मोटी में बात करूं तो वो ये है कि कि इसमें एफडीआई में क्या हो जाता है कि हम जो है मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो अलग अलग सेक्टर में आ जाती है, तो हमें इसका फ़ायदा होता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, तो यानी कि वो पैसा यहाँ पर आएगा, लंबे समय तक रखेंगे तो उस देश में जो है एक प्रोस्पेरिटी आती है, ठीक है, उन देश के लोगों को जो है काम मिलता है, क्लियर है कि नहीं। क्योंकि जो खास तौर से डेवलपिंग कंट्री, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास मैन पावर है, उनके पास मिनरल्स है, लेकिन कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एफडीआई की वजह से जो है उनको वो टेक्नोलॉजी मिलती है, उनको वो जो है फाइनेंस मिलता है, अदरवाइज मिल ही नहीं पाएगा, फिर वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगे, क्लियर है कि नहीं। इंडिया में कई मतलब की चीज़ों में जो है हमने देखा, जैसे कि मान लीजिए पहले इंडिया में जो है आपकी फॉरेन की कार्य बिकती थी, ठीक है, वो पैसा यहाँ पर आया, वो कंपनी यहाँ पर स्टैब्लिश हुई, धीरे 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 मतलब कई इंडियन कंपनी जो है उससे मतलब कि इंस्पिरेशन लेकर जो है उन्होंने अपनी कार्य बनानी स्टार्ट कर दी, राइट। तो ये क्यों हो पाया है, ठीक है, जैसे अमेजन वगैरह जो इंडिया में काम कर, अब फ्लिपकार्ट वगैरह जो है इकट्ठे हो गए, मतलब कि खड़े हो गए, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग कंट्री की मैं सबसे पहले बात बोली कि उनके पास दो प्रॉब्लम होती है, पहला किसका होता है, फाइनेंस का, दूसरा क्या होता है, टेक्नोलॉजी का। ये दो चीजें ऐसी हैं जो डेवलप कंट्री को डेवलप और अंडर डेवलप को या डेवलपिंग कंट्री को अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री बनाती है। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्री के पास दोनों होते, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, और डेवलपिंग और अंडर डेवलप के पास दोनों नहीं होते, तो इसलिए एफडीआई के थ्रू इनको दोनों मिल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो चलो जी आपके जो है प्रोज हो गए। अब कौन की बात करें तो भाई इसकी सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि एफडीआई सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको आप स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में जो है, जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे कर दिया तो वहाँ पर जो है उसकी कंट्री की सॉवरेनिटी खत्म, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस पर कंट्रोल किसका होगा, फॉरेन का हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर नाम ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो कोई भी जो है सॉवरेन कंट्री अपने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में जो है एफडीआई नहीं चाहती है। दूसरा क्या कि जो इन्वेस्टर जो होते हैं वो उनका चाहे कोई मॉरल अटैचमेंट नहीं होता, बहुत कम होता है, मतलब ये बोलो कि नहीं होता तो सही नहीं होगा, कम होता है कंपैरेटिवली, ठीक है, क्योंकि वो क्या सोचेंगे, सिर्फ वो अपना फायदा सोचेंगे, उन्हें देश के वो जो लोग हैं उन्हें कोई उससे मतलब नहीं है, वो वहाँ पर जो मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक जो है इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, राइट। एंड द लास्ट नोट लीस्ट वो क्या है कि जो लोकल मार्केट में पहुंचने के लिए जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि ये लोग जो है लेस मॉरल है, ठीक है, तो इसलिए लोकल मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो है ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी अपना सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए एफडीआई जो है यहाँ पर आपको नुकसान दे सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बच्चा पूछे कि सर क्या है अनएथिकल एक्सेस जो है क्या है, देखिए अब एफडीआई जो है मान लीजिए मतलब कि वो हजारों मतलब करोड़ में होता है, मतलब 100 करोड़ में होता है, ठीक है, सैकड़ों हजारों करोड़ों में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, ए, राइट, और वो कहते हैं कि भाई आप जो हमसे सामान परचेज करें हम आपको जो 50% ऑफ दे रहे हैं, तो उन्होंने 50% ऑफ दे दिया। अब एक जो लोकल वेंडर है वो ये ऑफ नहीं दे सकता, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लोगों को आदत हो गई एक कंपनी से परचेज करने की, वो लोकल से जो है सामान नहीं लेंगे। अब जब लोकल वेंडर हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद जाकर जो है ये क्या करेगा, उसको प्राइस को जो है डबल कर देगा, अब कुछ कर ही नहीं सकते आप, ठीक है, तो अब लोगों को सामान महंगा मिल रहा है और लोकल वेंडर जो एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है, तो ये भी इसका जो है काफी बड़ा नुकसान है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन सा फैक्टर है जो एफडीआई को मतलब कि इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, तो पहला तो यह है कि कोई भी उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा जो पॉलिटिकल स्टेबल हो, ठीक है, अगर पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है तो वो वहां पर जो है उनका इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा, क्योंकि आपको पहले बताया मैंने कि एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है,
ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब वहाँ पे स्टेबिलिटी होगा। स्टेबिलिटी नहीं तो कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा क्या, वेजेस रेट, अगर वहाँ पे काम करने वाले लोगों की वेजेस की प्राइस का रेट क्या कम है तो वो एफडीआई का वहाँ पर जो है ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमें जो है कम सैलरी देनी पड़ी तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एफडीआई, जिन जिन कंट्रीज में क्या है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पर एफडीआई ज़्यादा आ रही हैं। जैसे इंडिया, आपका टैक्स रेट, अगर उनको टैक्स रेट में छूट मिलेगा तो वो जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। टैक्स रेट में अगर गवर्नमेंट छूट नहीं देगी तो वो नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि वो वहीं पर करेंगे जहाँ पर उनको जो है अच्छा ट्रांसपोर्ट मिले, ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अदरवाइज वो नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए आज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो अपने यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करने पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम जो है क्या करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करते हैं तो एफडीआई जो है वो ज़्यादा आएंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। फिर क्या है, लोकल मार्केट का साइज, क्योंकि कोई भी तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब वहाँ पे साइज बड़ा हो, उसके कस्टमर ज़्यादा हो, ठीक है, बाय करने वाले लोग हों, नहीं तो वो यहाँ पर आकर क्यों प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे फिर उसको यहाँ पर लेकर आए तो बहुत कॉस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि सीधा लोकल मार्केट में, मतलब लोकल कंट्री में जाकर प्रोडक्शन करो और वहीं के लोगों को वहीं बेच दो। ठीक है, तो इसलिए जो मार्केट का साइज वो बहुत मैटर करता है, और इसीलिए इंडिया जो है एफडीआई के लिए इतना मतलब फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पर कमोडिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आपको जो है सपोर्ट करने के लिए जो होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो कोई कैसे वहाँ पर जो है कोई एफडीआई करेगा। उनको पता है कि वहाँ पर कोई कमोडिटीज़ है ही नहीं, वहाँ के लोग ये चीज़ें यूज़ करता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट वो क्या है आपका, ठीक है, कि वहाँ पर क्या हो, फ्री ट्रेड एरिया हो। क्या है फ्री ट्रेड एरिया, कि मतलब वो गवर्नमेंट जो है या जो कंट्री जो है, ठीक है, वो क्या करे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे टैक्स कम लगाती हो। राइट, अगर वो टैक्स कम ज़्यादा लगाती है, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा है वहाँ पर, तो फिर वो एफडीआई नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ ये जो आप अपने सामने जो देख रहे हैं, ठीक है, इसमें कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने एफडीआई के लिए 100% कर दिया है, चाहे वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का हो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का हो, ठीक है, टेलीकॉम का हो, कुरियर सर्विसेज का हो। ठीक है, लेकिन जो दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि एक होता है मल्टी ब्रांड, जैसे मॉल वगैरह जो होते हैं, मॉल वगैरह में जो है मल्टी ब्रांड होता है। एक होता है सिंगल ब्रांड, मतलब कि वहाँ पर जो है सिर्फ एक ही ब्रांड की जो है चीज़ें मिलेंगी। राइट, ठीक है, तो उसमें क्या है आपका 100% है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जो है 100% नहीं है, जैसे टी प्लांटेशन, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, पावर एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, डिफेंस, सिविल एविएशन। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये कोई फिक्स नहीं होती, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, और ये जो आज आप 100% नहीं देख रहे हैं, आने वाले टाइम में जो है ये हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डिफेंस में 26% है, हाल ही में गवर्नमेंट ने जो है उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 49% कर दिया, और आने वाले टाइम में इसके जो है और बढ़ने के चांसेस हैं। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है हम जो है लिबरलाइज हो रही है, और एफडीआई की लिमिट जो है वो पुश हो रही है। इंडिया में अगर मैं बात करूं कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है, तो वो ई कॉमर्स सेक्टर, जैसे अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा एफडीआई आ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ये इंटरनेट का युग का है। ठीक है, तो इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो है सब कुछ टिका हुआ है, तो वो मतलब कि एफडीआई उस पर आना लाजमी है। और सर्विस सेक्टर, ये तो आप जानते ही हैं कि इंडिया में प्राइमरी, और सेकेंडरी और टर्शरी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस या टर्शरी सेक्टर है। तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा इनकम भी यहीं से आ रही है, मिडिल क्लास भी इसी सेक्टर में है, तो एफडीआई यहाँ आना क्या है, लाजमी है। कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको सेटबैक हुआ है? देखिए, कोरोना की वजह से जो है होटल एंड टूरिज्म जो है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग पर फर्क पड़ा है, राइट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट पर फर्क पड़ा है, और साथ में ऑटोमोबाइल पे भी फर्क पड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एफडीआई क्या हो गए, कम हो गए। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन कम आ रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, अगर एफडीआई आपका जो है क्या होगा, मतलब कि बढ़ेगा, तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अगर एफडीआई कम हो जाएगा तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। तो ध्यान देना, इनके बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, रुपए की वैल्यू और एफडीआई के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यूपीएससी कभी भी आपको स्टेटमेंट दे सकता है, आपको जो है इस बात का जो है क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब एक चीज़ वो ये कि मतलब कि कौन कौन सी कंट्रीज में जो है सबसे ज़्यादा आपकी जो एफडीआई आ रहे हैं, तो यूएसए में आ रहा है, चाइना में आ रहा है, हांगकांग में आ रहा है। तो ये तीन जो है टॉप 3 है जहाँ पर क्या आ रहा है, एफडीआई काफ़ी आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, इंडिया में एफडीआई कहाँ से, मतलब कौन कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो है सिंगापुर से आ रहा है, ज़रा ध्यान दें आप। ठीक है, फिर आपका जो है कहाँ से आ रहा है, मॉरिशस से आ रहा है, उसके बाद नीदरलैंड से आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कभी भी यूपीएससी आप लोगों से पूछ सकती है। ठीक है, अब और आगे बढ़े, कौन से सेक्टर में आ रहा है, नहीं,
तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन में आ रहा है, ये टॉप 3 है आपके। अच्छा, कौन से स्टेट में आ रहा है? तो गुजरात जो है नंबर 1 है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका कर्नाटक है, राइट। तो इस तरह से टॉप 3 का आप ध्यान रख सकते हैं, तो इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी। जो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।